नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट मामले में यह सजा का ऐलान हुआ है। कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी गाजीपुर से, जहां से जानकारी यह है कि 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है मुख्तार अंसारी पर। एमपी एमएलए कोर्ट ने अभी यह फैसला दिया है। तो अब मुख्तार अंसारी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। 10 साल की सजा गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनाई गई है और आपको बता दें कि साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान हुआ है। शशिकांत हमारे संवाददाता गाजीपुर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि, क्या जानकारी? 10 साल की सजा हुई है मुख्तार अंसारी को। जी, बता दें कि गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से आज माफिया मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सहयोगी सोनू यादव को भी 5 वर्ष की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से यह तीसरी बार सजा हुई है। इसके पूर्व भी 2 मामलों में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से सजा हो चुकी है। आज की अगर हम बात करें तो आज इस मामले में फैसला आया है। वो वर्ष 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सुवापुर के निवासी कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद कोतवाली में मीर हसन के द्वारा हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि इन दोनों मूल मुकदमे में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके, लेकिन दोनों मामलों को मिलाकर वर्ष 2010 में गैंगस्टर के तहत मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था और यही मामला तब से कोर्ट में चलता चला आ रहा था। एक दिन पूर्व यानी कि 26 अक्टूबर को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से फैसले की तारीख नियत की गई थी। हालांकि फैसला कल तो नहीं आ सका, लेकिन मुख्तार अंसारी को आरोप सिद्ध कर दिया गया था और आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से माफिया मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसके अलावा सहयोगी सोनू यादव को भी 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माना लगाए गए। जी शशि, कल दोषी करार दिया गया था, आज सजा का ऐलान हुआ है। जरा ये भी जानकारी दीजिएगा, ये फैसला जो अभी आया है, आप कोर्ट के बाहर ही खड़े हैं? बिल्कुल, मैं अभी कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और अभी कुछ वक्त यहाँ पे काफी भीड़ था और अधिवक्ता जो थे एमपी एमएलए कोर्ट पे खुद मुख्तार अंसारी जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जुड़े हुए थे और वो लगातार इस मामले की अधिवक्ता ने हमको अपडेट दिया कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो न्यायाधीश का फैसला होगा वो हमारा फैसला मान्य होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शशि आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है, सीबीआई का उत्तराखंड के पूर्व सीएम को समन। आपको बता दें, हरीश रावत को समन भेजा गया है, पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। यह बड़ी खबर, उत्तराखंड स्टिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है हरीश रावत को। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीबीआई ने समन भेजा है हरीश रावत को। हरक सिंह रावत को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड स्टिंग मामले में पूछताछ के लिए अब बुलाया गया है हरीश रावत को, साथ ही हरक सिंह रावत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, ये जानकारी इस वक्त निकल करके सामने आ रही है। हरीश रावत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और आपको बता दें कि हरक सिंह रावत को भी समन भेजा गया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, क्या जानकारी? हरीश रावत को समन मिला है सीबीआई का। देखिए अभिषेक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत और हड़क सिंह यानी कि 2 लोगों को सम्मन जारी किया गया है सीबीआई द्वारा। और ये उस मामले में जो स्टिंग का मामला बड़ा चर्चाओं में आया था, तो अब
जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सम्मन जारी किया गया है और अब उन्हें पूछताछ के लिए एक बार ईडी मुख्यालय आना होगा, सीबीआई मुख्यालय आना होगा, माफ़ कीजिएगा। तो अब इस मामले को कहा जा सकता है कि अभी इसमें दर पाए दर जुड़ते हुए आगे की ओर कार्रवाई की जो प्रक्रिया वो चल रही है। बुलाया कब गया है? 2 से 3 दिन के अंदर उन्हें पेश होना होगा। हालांकि इसका औपचारिक तौर पे अभी ईडी ने जारी नहीं किया है, लेकिन सम्मन उन्हें मिल चुका है क्योंकि जो हरीश सिंह रावत हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। सीबीआई की तरफ से जो उनको सम्मन जारी किया गया है वो उन्होंने अटेंड कर लिया। माना जा रहा है 30 तारीख को उनको अब सीबीआई के सामने पेश होना होगा और स्टिंग वाले मामले में अपना बयान दर्ज कराना होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अली आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में ईडी की कार्रवाई का विरोध देखने को मिला है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि चुनाव के वक्त ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई जो हमने राजस्थान में देखी थी उसका विरोध कांग्रेस ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने कल गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि ईडी की ओर से समन भेजा गया है वैभव गहलोत को। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी छवि हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं। छवि, क्या जानकारी? ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। देखिए, बिल्कुल ईडी के बाहर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी वहां जाना बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें नहीं गए। सुबह से ही अगर आज बात करें, क्योंकि जिस तरह से बीते 2 दिन से ईडी का जैसे सक्रिय हुई, जब ईडी ने गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की, वही जो वैभव गहलोत है आरसीए अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे, उनको भी नोटिस जारी किया। और उसके अलावा जो निर्दलीय विधायक है जो अब कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, ओम प्रकाश हुड्डा, उनको ईडी ने नोटिस दिया और उनके छापेमारी हुई। तो कुल मिलाकर उस सबका विरोध हो रहा था, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, उन्होंने भी इस पर लिखा कि कहीं ना कहीं जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ईडी और अन्य संस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं, जिन्हें बीजेपी की बी टीम के रूप में कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। वहीं आज मुख्यमंत्री गहलोत ने पीसी भी की, लगातार दूसरे दिन पीसी हुई। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत और सुखजिंदर सिंह रंधावा थे। वहीं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुख्यमंत्री गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं वो शामिल रहे। इस दौरान जब गोविंद सिंह डोटासरा से सवाल किया गया कि आप क्या छापेमारी हुई है, तो इसमें साफ तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा का कहना था कि छापेमारी हुई, लेकिन आप अब भाजपा को ये करना चाहिए कि भाजपा ईडी से कहे या फिर ईडी को बताना चाहिए कि उन्हें मेरे पास क्या मिला। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि जो ये संस्थाएं हैं इनको लेकर पूरी तरह से सियासत की जा रही है। अब क्या हम मान के चले क्योंकि देखिए वोटिंग में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने उससे कम का ही वक्त बचा है। अब ईडी की जो छापेमारी है, वैभव गहलोत को जो ईडी का समन है, बड़ी जानकारी ये भी आई कि हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी सीबीआई ने तलब कर लिया है। क्या इस मुद्दे को अब कांग्रेस एक चुनावी मुद्दा बनाएगी, ये तय है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में इसको चुनावी मुद्दा बना लिया, क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस एक्टिव हुई है, जैसे ही जब ईडी की छापेमारी शुरू हुई और इसके बाद जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने एक्शन लिए, चाहे उसमें सभी का एकजुट होना हो। जब सचिन पायलट ने पीसी की एआईसीसी से, उसके अलावा यहाँ राजस्थान के जितने नेता थे वो सभी सक्रिय हो गए। और उसके अलावा जो कांग्रेस के संगठन है, जिसमें एनएसयूआई है, युवा कांग्रेस है, अन्य संगठन है, वो सभी एकत्रित हुए और सबने फैसला लिया कि वो इसका विरोध करेंगे। तो कुल मिलाकर
पर समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत जो उन पे वार किया गया है उसे कहीं ना कहीं अपना मुद्दा बना लिया है। और आज जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया वो निश्चित तौर पर उसे मुद्दा बनाया गया, क्योंकि बार बार में एक ही बात दोहराई जा रही है कि ईडी और जो इस तरह की संस्थाएं हैं उन्हें छवि, कहीं जल्दी ना से एक कहीं और जवाब आपसे चाहेंगे, जल्दी से एक और जवाब आपसे चाहेंगे। अगर कांग्रेस इससे मुद्दा बनाएगी तो मुद्दा तो बीजेपी भी इससे बनाएगी, क्योंकि बीजेपी साफ कहेगी कि ये तो एजेंसियां हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो मांग रही है कि ईडी की छापेमारी के दौरान क्या मिला, ये बीजेपी थोड़ी ही बताएगी, ये तो ईडी बताएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे हमने आज यही सवाल कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी किया, जब हमने उनसे पूछा कि भाजपा का साफ तौर पे कहना है, अन्य लोगों का कहना है कि ईडी एजेंसी है और वो अपना काम कर रही है, इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है। तो उनका ये कहना है, कांग्रेस का जिस तरह से देखें तो उनका ये कहना है कि ईडी की छापेमारी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो ये वक्त है, पहले क्यों नहीं ये छापेमारी हुई या पहले क्यों नहीं सक्रिय हुई ये एजेंसियां, उसी समय सक्रिय क्यों हुई जब लिस्ट निकल चुकी है, 1 महीना वोटिंग में रह गया है, मतदान नजदीक है। ऐसे में जहां जहां जिस जिस राज्य में इलेक्शन है वहां इसी प्रोसेस पे इसी तरीके से कह सकते हैं कि एक पूरा चलिए ठीक है छवि, कम से कम ये अब चुनावी मुद्दा तो बन गया है, ये तय हो गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, 5 शहरों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली है। पैराबोलिक ड्रग केस में ईडी ने यह कार्रवाई की है। दिल्ली, पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़ और मुंबई में यह छापेमारी हुई है, जहां 1600 करोड़ के घोटाला मामले में ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 1600 करोड़ के घोटाला मामले में ईडी ने करीब 5 शहरों में छापेमारी की है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की पेशी हुई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। संजय सिंह की 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था और आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आपको बता दें 10 नवंबर तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। आज हमने देखा कि संजय सिंह की पेशी से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर भी नजर आए। उन्होंने नारेबाजी की और संजय सिंह को रिहा करने तक की मांग की गई। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया है और 10 नवंबर तक अब फिलहाल संजय सिंह जेल में ही रहे। और चलिए इस समय लखनऊ लिए चलते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। सहयोगी गण, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, कृषि मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी अन्य वरिष्ठ सहयोगी गण, मान्य विधायक गण, जो मूल पुस्तक है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, इसके जो लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अजय सिंह जी, और इस पुस्तक के जो अनुवादक हैं कि नई भाजपा के शिल्पकार श्री सुनील त्रिवेदी जी, प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी सुधीजन, उपस्थित महानुभाव, इस नई कृति के लिए मैं सबसे पहले श्री अजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हुए विमोचन के अवसर पर उनका और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी
की भूमिका क्या होनी चाहिए और पार्टी केवल एक संगठनात्मक ढांचा मात्र है या इससे इतर भी कुछ और। अगर ये सब देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कौशल को, जो पिछले 9-10 वर्षों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आज हम सब के सामने है, इसे आप देख सकते हैं। पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल दुनिया के अंदर तो है ही, लेकिन अपने संस्थापकों के द्वारा जिन मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखकर के स्थापित की गई थी, उन सब के संरक्षण के साथ साथ, उन सबको अंगीकार करने के साथ साथ जो भी पार्टी के संस्थापकों ने और चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिजोरम में बोल रहे हैं। Been opened and established. The same way, 27 lakh health ID has been generated by Ayushman Bharat Digital Health Mission. If we talk about the Act East policy, it has changed the face of Northeast. And I can say that 1,350 projects worth 15,867 crore have been sanctioned for the Northeastern region. This much has been sanctioned. The budget allocation is 3.37 lakh crore in the last 9 years. The Prime Minister Divine Scheme, Holistic Development of the Northeast region, 6,600 crores have been sanctioned. If I talk about the law and order, there is a drastic improvement. The crime rate has been reduced by 63%. In 2006 to 2014, there were 8,700 cases, and now it has been reduced to 3,195 cases in 2022. If I talk about the railways, if I talk about the airways, if I talk about the roadways, we find that National Highway, the growth has been 85.55%, which is from 2014, from 8,480 kilometers, now we have 15,735 kilometers road constructed in the northeastern region. In Mizoram, 19 projects are being worked and 418 kilometers, 9,608 crores are being spent. If I talk about the rail connectivity, we know that the railways reached Mizoram in 2016, the railway line connecting Bhairvi in Mizoram with Silchar in Assam. The same way, it is 19,855 crore development of new tracks and doubling of the existing lines. The same way, if we talk about the telephone connectivity, nearly 4,525 villages of the region have been taken for a better connectivity. If I talk about the northeast, the households region being electrified, Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, 387 crore rupees have been spent and 517 villages of Mizoram have been electrified under this scheme. The same way, 8 new projects worth 30 crore 42 lakh has been sanctioned for the 100% electrification of Mizoram. A total of 4 power projects and 239 power projects are sanctioned, and 3,200 crores have been sanctioned for that. If I talk about the completion of the Tui Rial hydroelectric project, we know that it was pending since 1990, which under the leadership of Prime Minister Modi, it was completed and it was. For Aizawl Smart City project, 367 crore rupees have been sanctioned.
If I talk about the empowerment of women, empowerment of the people of this area, in Garib Kalyan Ann Yojana in Mizoram, 6.6 lakh people are getting 5 kilo rice or 5 kilo wheat along with 1 kilo pulses. If I talk about the water connection, 1.1 lakh people have been given tap water connection. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।